उनके नेता जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे कर दे रहे हैं। अगर यही नारा कोई दूसरे समुदाय विशेष का व्यक्ति देता तो बुलडोजर चल गया होता। पुलिस बुलडोजर तो चल गया होता, पुलिस अगले दिन उसकी वीडियो डालती है बाकायदा लंगड़ाते हुए चलते हुए, पैर में गोली लगती है, डेली मुठभेड़ होती है एक, और मुठभेड़ में पैर में गोली लगती है घुटने से नीचे। और वीडियो आती है कि पुलिस खुद डालती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने हैंडल से खुद पुलिस डालती है कि हमने एक देशद्रोही को आज सबक सिखा दिया। कल तक खुद ही आप कह रहे हो तो सत्ता से बेदखल हुए, उनको 10 साल हो गए। अरे सत्ता में आप हो तो आपको डीएनए उनका देखने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप तो अपना डीएनए जनता को दिखाइए। आप अच्छे कार्य करिए, आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करिए, आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी करिए, आप महंगाई कम करिए, आप गैस के दाम घटाइए, आप डीजल पेट्रोल के दाम घटाइए, आप दूध के दाम घटाइए, और आप गंगा को स्वच्छ करिए, निर्मल करिए, पवित्र करिए, जमुना को भी शुद्ध करिए, साफ करिए। बिल्कुल, और तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है वो जनता को मुहैया कराइए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को खास सलाह दी है। तंजिया लहजे में दी गई सलाह में अखिलेश ने इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। दरअसल सपा प्रमुख और ब्रजेश के बीच जारी तू मैं के दौरान डिप्टी सीएम ने एक पोस्ट में शायरी लिखी। अखिलेश ने इसी पर तंज कसा। सपा चीफ ने लिखा कि उर्दू की शायरी करके जो भाजपाई लोग अपने ही दल में जिसका अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं उन्हें बुरा लग गया तो आप पर राजनीतिक बुलडोजर चलते देर नहीं लगेगी। उनकी सियासी सेहत के लिए एक सलाह, उप रहे चुप रहे। बता दें, सोमवार 19 मई की सुबह ब्रजेश ने अखिलेश को संबोधित करते हुए एक पोस्ट लिखी। इसके आखिर में डिप्टी सीएम ने लिखा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अखिलेश ने इसी शायरी की ओर इशारा करते हुए डिप्टी सीएम पर तंज कसा। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने यह कह क्या दिया कि आप समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी है और आज भी टिकी है। उन्होंने लिखा था कि समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात की ही नहीं। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही। नीतियां और आदर्शों से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात कह कौन रहा है? ये ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और कौन सी पार्टी के? बीजेपी पार्टी के। बहुत साफ सुथरी छवि, बहुत कोई गलत बयानबाजी नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई गलत भावना नहीं। शादाब रिजवी। गलत भावना तो इनके अंदर बसी हुई है, आप कह रहे हैं कोई गलत भावना नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस डीएनए का ये जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समाजवादियों के डीएनए ख़राब हैं ये कह रहे हैं। हम तो मानते हैं चलिए करप्ट है, उनके डीएनए बिल्कुल करप्ट हैं। वो कहाँ सत्ता में है? खुद ही आप कह रहे हैं वो तो सत्ता से बेदखल हुए, उनको 10 साल हो गए। अरे सत्ता में आप हो तो आपको डीएनए उनका देखने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? आप तो अपना डीएनए जनता को दिखाइए। आप अच्छे कार्य करिए, आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करिए, आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी करिए, आप महंगाई कम करिए, आप गैस के दाम घटाइए, आप डीजल पेट्रोल के दाम घटाइए, आप दूध के दाम घटाइए, और तमाम आप गंगा को स्वच्छ करिए, निर्मल करिए, पवित्र करिए, जमुना को भी शुद्ध करिए, साफ करिए। बिल्कुल, और तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है वो जनता को मुहैया कराइए। समाजवादी के डीएनए जो खराब वाले हैं तो वो तो जनता के बीच जाएंगे नहीं। अगर उनका डीएनए अच्छा होता, अगर उनका डीएनए अच्छा होता तो 10 साल वो सत्ता से बाहर नहीं होते। हम तो ये कहते हैं उनका डीएनए अच्छा है या खराब, उनके कहने के हिसाब से। बिल्कुल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उप मुख्यमंत्री को जोर देना चाहिए इस बात पे कि वो जनता का डीएनए देखे और अपना डीएनए जनता को दिखाए कि हम अच्छे डीएनए के लोग हैं। हम यहाँ पर बलात्कार नहीं होने दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर रहे हैं, हिंदू युवा वाहिनी और रक्षा दल और पता नहीं कौन कौन से दल जो फर्जी दल बन गए हैं, उन पे केस हो रहे हैं। उनके नेता जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे कर दे रहे हैं। अगर यही नारा
कोई दूसरे समुदाय विशेष का व्यक्ति देता तो बुलडोजर चल गया होता। पुलिस बुलडोजर तो चल गया होता, पुलिस अगले दिन उसकी वीडियो डालती है बाकायदा लंगड़ाते हुए चलते हुए, पैर में गोली लगती है, डेली मुठभेड़ होती है एक, और मुठभेड़ में पैर में गोली लगती है घुटने से नीचे। और वीडियोज आती है कि पुलिस खुद डालती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने हैंडल से खुद पुलिस डालती है कि हमने एक देशद्रोही को आज सबक सिखा दिया। कल तक वो एक तमंचा 2 कारतूस इसके पास मिले, इसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करी, बचाव करने के लिए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में एक हमारे सिपाही घायल हुआ है और सिपाही दूसरे दिन सही हो जाता है, और बदमाश के पैर में घुटने से नीचे गोली लगती है। बिल्कुल। तो मैं तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बरेली के युवक सिराज ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस ने हमारी और शासन प्रशासन ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नफरती गैंग के चिंटुओं ने और 2 रुपए के जो किराए के टट्टू हैं ट्वीट करने वाले उन लोगों ने जिस तरीके से उस वीडियो को वायरल किया था, इन महोदय की वीडियो कब वायरल होगी वो भी जनता देखना चाहती है। इन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान का ही एक डायलॉग इनके ऊपर सटीक बैठ जाता है। जैसे ये कोई ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देते हैं और पब्लिक इनके ऊपर आक्रोशित होती है, कहीं इन पर कार्रवाई होने का नंबर आता है तो फिर ये कहते हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मेरे मुंह से शब्द निकल गए, अब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसे विजय शाह माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसे ये माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये शब्द जो है मेरे मुँह से निकल गए, मेरी ज़बान टूट गई, मेरे मुँह से निकल गई। फिर जब माफ़ी वीरों का जिक्र होता है तो फिर सवाल उठाते हैं, तो इनकी ज़बान टूट जाती है, इनके मुंह से निकल जाती है अचानक से, फिर ये माफ़ी मांग लेते हैं। और फिर अगर इन पर विपक्ष ये कहता है कि आपके यहाँ तो परंपरा रही है माफ़ी की, आपके यहाँ तो एक बहुत बड़े माफ़ी वीर गुजरे हैं, उन्होंने तो अंग्रेज़ों से भी माफ़ी मांगी, आपके यहाँ तो इस परंपरा को आपके जितने नेता हैं, आपके जितने और लोग पार्टी के दलों के घटक दलों के और कार्यकर्ता हैं वो भी उसी मुहिम पर चल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने ये सवाल रखा कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया वोट बैंक के लिए, आपने कहा चुनाव के लिए राम मंदिर का जिक्र किया, चुनाव में जो है जीतने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया। तो नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं तुरंत, ये अपना बयान मेरे गले में मत डालिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे मुंह में अपना बयान मत डालिए। वीडियोज़ उनकी पड़ी है, आजकल वो वायरल भी है। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं शायद कि ये आप ही कहते हैं मेक इन इंडिया, आप ही कहते हैं डिजिटल इंडिया। भाई जब डिजिटल इंडिया आपने बनाया है तो फिर स्वाभाविक सी बात है। स्मार्ट सिटी तो गायब हो गई। वो तो स्मार्ट सिटी ऐसी बनी है जैसे परसों आपने देखा न्यू अशोक नगर में रैपिड रेल के मेट्रो स्टेशन उड़ रहे थे। आपने पहले दुनिया के अंदर पहले ऐसे रेलवे स्टेशन, ऐसे रैपिड मेट्रो के स्टेशन देखे होंगे कि हवा के अंदर उड़ रहे थे और उड़ उड़ के पता नहीं किसकी छतों पर जा जाकर मेट्रो स्टेशन के जो हिस्से थे वो पड़े हुए थे। हर व्यक्ति कह रहा था हम भी मेट्रो वाले हैं उन हिस्सों को उठा कर। तो ये देश के हमारे दुर्भाग्य की तो बात है कि लोग गलती करते हैं तो इनके लिए तो माफ़ी का खाना है, बाकी किसी और समुदाय विशेष का व्यक्ति अगर गलती कर दे तो उसके लिए तो माफ़ी क्या, नौबत ही कुछ नहीं आती, तुरंत वीडियो वायरल। तुम करो तो करेक्टर डीला और मैं कहूँ तो रामलीला, ऐसे नहीं चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।